हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोन एज। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट तरह की वाइब्रेशंस का क्या संबंध है हमारे मूड पर, हमारी बॉडी पर और स्पेशली हमारे माइंड पर। अब वाइब्रेशंस की बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऐसा हमारे कल्चर में माना जाता है कि लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से बेसिकली आप समझ लो आज की भाषा में क्लेंजिंग ब्रेथ्स है ना। तो हम लोग क्लेंजिंग ब्रेथ्स का जब हम एग्जाम्पल लेते हैं तो हमें बेसिकली वो और कुछ नहीं, एक रिदमेटिक वे है अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का, जिसके थ्रू हम एक वाइब्रेशन क्रिएट करते हैं हमारी नाड़ियों में, राइट। कल्चरली ऐसा माना जाता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिन्होंने समाधि ली है, और समाधि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के थ्रू अपनी नाड़ियों में एक इस तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट करते हो कि आपकी बॉडी, आपका माइंड और आपका जो मन है वो एक श्रृंखला में और बहुत ही रेगुलेटेड वे में काम करते हैं, जिसके कारण अगर आपको स्नेक भी काट जाए या स्कॉर्पियन बिच्छू ने अगर डंक मार दिया है तो भी उसका असर आपके बॉडी पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका माइंड इतना अच्छे से एक्सरसाइज कर चुका है एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करने के लिए, और उसको फिर इंटरनल और एक्सटर्नल किसी भी तरह का हार्म वो इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट है। दैट इज़ पॉसिबल बाय प्रैक्टिसिंग और लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस। अभी हर नाड़ी में वाइब्रेशन क्रिएट करने का मतलब है हर नाड़ी की आवश्यकता को समझना, ठीक है। तो हर एक नाड़ी हर चक्र से एसोसिएटेड है, मतलब जुड़ी हुई है। अब हमारी बॉडी में कुल 7 चक्र है। हर चक्र के लिए एक पर्टिकुलर साउंड या वाइब्रेशन मानी जाती है, और उसे उसका जाप करने से, कंटिन्यू जाप करने से वो पर्टिकुलर चक्र और उससे संबंधित सभी नाड़ियाँ जागरूक होकर एक श्रृंखलित तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देती है। सबसे पहले बात करते हैं मूलाधार चक्र का, जिसका वाइब्रेशन होता है लाम, ठीक है। इसकी वाइब्रेशन मानी जाती है 396 हर्ट्ज की। ये लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस हम इसको बोलते हैं। जब हम लाम 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 बार बार इस शब्द का या फिर इस शब्द का जब हम बार बार उच्चारण करते हैं तो हम बेसिकली उस चक्र को एक्टिवेट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूसरा चक्र जो होता है वो स्वादिष्ठान चक्र है, जिसका उच्चारण, जिसका वाइब्रेशन है वाम, और ये होता है 417 हर्ट्ज का। धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ता जाता है। इट्स लाइक सारे गामा पदा नी सा। तो उसी तरह से आप इसको समझिए कि बॉडी भी एक रिदमेटिक वे में काम करने के लिए एक आपको रिदम क्रिएट करनी पड़ेगी वाइब्रेशंस की। सो इट्स लाम, तो इट्स 396 हर्ट्ज, वाम इज 417 हर्ट्ज, राम विच इज़ एसोसिएटेड विद मणिपुरम चक्र, और इसका हर्ट्ज होता है 528 हर्ट्ज। याम जो कि रहता है 639 हर्ट्ज का, और ये जुड़ा रहता है हमारे अनाहत चक्र, जो कि हमारे दिल के करीब रहता है। उसके पश्चात, उसके बाद में आता है हमारे जो गले में चक्र है विशुद्ध चक्र, जिसकी वाइब्रेशन होती है हाम, और वो होती है 741 हर्ट्ज की। फिर आता है हमारा अजना चक्र, जो होता है ओम, मतलब ऊ या फिर ऊ का साउंड जो है, वाइब्रेशन है, वो क्रिएट होता है, दैट इज़ 852 हर्ट्ज। और उसके बाद आता है सहस्त्रार चक्र, जो हमारी बॉडी के बाहर माना जाता है, यानी ठीक हमारे अजना चक्र के ठीक ऊपर। तो उसका हर्ट्ज होता है
963 हर्ट्ज, ठीक है। अभी एक तरह से इसी पैटर्न में जब हम रिपीटेटिवली हम करते हैं, वाइब्रेशन की प्रैक्टिस करते हैं, तो शुरू में हम लोगों को उच्चारण करने की आवश्यकता पड़ती है। शुरू में हमें उच्चारण करना पड़ता है और धीरे धीरे वो कनेक्ट होता है। थोड़े टाइम बाद में हम इतने हैबिचुअल हो जाते हैं कि हमें पता होता है कि किस पॉइंट पे, यानी कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं हमारे मूलाधार चक्र का, तो हमें पता है कि कितने देर की सांस की आवश्यकता लगेगी इसमें। और जैसे कि हर्ट्ज में डिफरेंस है ना, वाइब्रेशंस की हर्ट्ज में डिफरेंस है। क्यों है? क्योंकि इनके रिदमेटिक वे में क्रिएट करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड लगता है ब्रीदिंग कंट्रोल का और ब्रीदिंग रेगुलेशन का। अभी यही ब्रीदिंग रेगुलेशन जो होती है वो हमें हेल्प करती है एक तरह से हमारे मूड को शांत करने के लिए। अब ये तो हो गई बहुत ज़्यादा अब समझते हैं वाइब्रेशन का मूड से क्या संबंध है। देखो, हम लोग वाइब्रेशंस की प्रेजेंस को नकार नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता, जिसमें से एक प्रमुख है स्नेक। उसे सुनाई नहीं देता, वो अर्थ की वाइब्रेशंस के बेसिस पर एक्ट करता है। अगर उसे खतरा महसूस होता है तो वो अर्थ की वाइब्रेशन के बेसिस पर होता है। मान लो उसे कोई मारने आ रहा है तो वो उसे धीरे धीरे करके और फिर उसे हावी होने के लिए उस पर भागेगा, राइट। या फिर शायद उसके दिल की धड़कन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। क्योंकि हम लोग जब एंग्जाइटी में होते हैं या फिर हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है। तो उसके थ्रू एक सांप पता लगा सकता है कि अब उसका अर्थ उसके लिए खतरा ही है, ठीक है। तो वो अटैक करने के मोड में आ जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, अगर आप लोगों ने कार्तिकेय 2 करके एक मूवी है जिसमें जो मेन कैरेक्टर है वो सांप से कम्युनिकेट करने के लिए खुद की ब्रीदिंग को और हार्ट रेट को काम डाउन रखता है, लाइक बेसिकली एक रेगुलेटेड वे में रखता है, ताकि वो एक कम्युनिकेशन के थ्रू उन्हें बता सके कि आई एम नॉट हार्मफुल टू यू, राइट। कहने को तो वाइब्रोक्योस्टिक थेरेपी, VAT जिसको बोलते हैं, वो मॉडर्न थेरेपी के अंडर में आती है, जिसके अंदर एक एक्सटर्नली वाइब्रेशंस क्रिएट की जाती है एक पेशेंट के बॉडी में, ताकि वो पेन और एंग्जाइटी को कम कर सके। वाइब्रोक्योस्टिक थेरेपी इतनी ज़्यादा असरदार है कि वो निमोनिया, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन और भी इवन एल्जाइमर्स तक को की रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। नाउ ये मतलब बहुत सारे लोगों पर अलग अलग तरह से काम करती है, डिपेंडिंग ऑन देयर मतलब डेली लाइफ और देयर मूड स्विंग कैटेगरी। बेसिकली थ्रेशोल्ड जिनका बहुत ज़्यादा हाई होगा उन पर जल्दी असर कर जाएगी, और थ्रेशोल्ड जिनका बहुत लो होगा उन्हें थोड़ा टाइम लगेगा, राइट। और टॉलरेंस लेवल और डायाथिसिस जो मॉडल हमने लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है, वो डायाथिसिस लेवल अगर उनका बहुत हाई होगा तो उन पे ईजीली ये असर कर जाएंगी बहुत जल्दी, बट कुछ लोगों को टाइम लगेगा जिनका टेम्पर बहुत लो होता है, ठीक है। अब इसका आविष्कार बहुत सालों पहले इंडियन कल्चर में ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि हम लोग हमेशा से रिंगिंग बेल्स जो होती हैं, जो घंटियाँ होती है, उसका यूज़ करते हैं। सिंगिंग बोल्स जो होते हैं उसका यूज़ करते आए हैं। और तिब्बतियन जो स्विंगर्स होते हैं, मतलब बेसिकली उनको घुमाते हैं और एक कुछ तरह की वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। तो जब भी ट्रीटमेंट होता था पुराने ज़मानों में, तो ऐसे कुछ चीज़ों का या फिर साउंड थेरेपी का यूज़ किया जाता था। अब जब तक हम लोग कल्चर को माइथोलॉजी समझते रहेंगे और हिस्ट्री से माइथोलॉजी को रिप्लेस करते रहेंगे, तब तक हम लोग इमेजिनेशन लैक करेंगे। और इमेजिनेशन लैक करने का मतलब है हम लोग एक फोकस्ड, एक ही दृष्टिकोण में सोचेंगे कि टेक्नोलॉजी ही हर चीज़ का इलाज है। जैसे कि ड्रग जो दिए जाते हैं हर
डिसऑर्डर के अंदर, चाहे वो अल्जाइमर्स हो गया, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, चाहे वो क्रॉनिक से क्रॉनिक सीज़र हो गया, या फिर साइकोलॉजिकल कोई भी तरह का डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मूड डिसऑर्डर है, या फिर ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है, ये बना ही इसलिए ताकि हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखें और उससे गेट ओवर करना सीखें। बट द थिंग इज़ कि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि हम लोग को उस पर फोकस करने के लिए टाइम नहीं मिलता है। अब ड्रग क्या करता है, हम लोग को चलती फिरती लाश बना देता है, क्योंकि वो हमें एक पर्टिकुलर मोल्ड में डाल दे रहा है। बेसिकली अगर हर एंग्शियस पर्सन एक ही तरह की दवाई खा रहा है, तो उसके एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं, अब हर इंसान की क्वालिटीज़ अलग है, उसका सोचने का नज़रिया अलग है ना। एंग्जाइटी अगर उसे है तो किसी चीज़ के चलते है, तो एंग्जाइटी होना ही बंद हो जाएगी, एक तरह से वो कॉमा में चला जाएगा यार। वो चलेगा फिरेगा, लोगों से बात करेगा, बट इमोशनली कोल्ड हो जाएगा। तो दैट टाइप ऑफ थेरेपी वी डोंट वांट, राइट। उसके जगह पे अगर कोई ऐसी थेरेपी हम यूज़ कर सकते हैं जो शुरू से लेकर अंत तक एक इंसान को ग्रो करने में हेल्प करे, राइट। और उसका जो मस्तिष्क है और उसका जो हेल्थ, फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कभी इधर उधर नहीं हो सकती। डॉक्टर को भी फीवर आता है तो इट इज़ ओके समटाइम्स टू स्टे अनईज़ी, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जो हमारा अनईज़ी टाइम होता है वो हमें प्रेरित करता है ईज़ तक पहुंचने के लिए। और ये फ्लक्चुएशंस लाइफ में ज़रूरी है। तो इसका ये मतलब नहीं है जब भी एंग्जाइटी हुई या डिप्रेशन हुआ हम लोग गोली खा लें। जस्ट ट्राई डूइंग सम क्लेंजिंग ब्रेथ, ट्राई क्रिएटिंग लो वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, ताकि हम लोग एक मोल्डेड वे में नहीं बल्कि आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकें। और आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का मतलब ये है कि हम लोग अपनी दुनिया खुद क्रिएट कर सकें। अगर हम आत्मा, शरीर और मन तीनों को एक रेगुलेटेड वे में चलाना सीख जाएं, तो हमें ना तो किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस होगा और ना ही फिज़िकल जो हमारी डिसेबिलिटीज़ हैं हमें उतना इम्पैक्ट करेगी। सो बेसिकली हमें फोकस रहने के लिए पहले स्टेप बाय स्टेप हमारे वाइब्रेशंस पे काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सब वाइब्रेशंस हमारे हर मूड से रिलेटेड है। ऑलराइट, so thank you so much for watching this video, and I hope you guys will share this.